हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अध्ययन करेंगे कार्बन कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। जैसे कि मैंने टॉपिक पर लिख दिया है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, जैसे कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एनसीईआरटी बुक में 10th की एनसीईआरटी बुक में केवल 2 टॉपिक ही दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले डाल लेते हैं एथेनॉल। तो डालो छात्रों एथेनॉल। छात्रों एथेनॉल ये तो आयुपीएसी नाम है। एथेनॉल क्या है? एक आयुपीएसी नाम है। एथेनॉल क्या है? आयुपीएसी नाम दिया गया है एथेनॉल। इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम छात्रों होगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल इसको साधारण नाम में बोलते हैं। ठीक, इसका अणुसूत्र क्या होगा? इसका अणुसूत्र छात्रों होगा, इसका फॉर्मूला, अणुसूत्र को हम फॉर्मूला बोल सकते हैं। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा CH3CH2OH। क्योंकि 2 C हैं तो इसलिए एथ आएगा, और ऑल है तो OH आएगा, तो एथेनॉल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2 इकट्ठा कर दो, C2 3 और 2 5 C2H5OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अणुसूत्र हो गया। अगर ये संरचना कभी कभी पूछता है, इसका संरचना सूत्र बनाइए, संरचना इसकी कैसे बनती है? संरचना ऐसे बनती है छात्रों, ऐसे बना लेना है। H बचे हुए हैं, H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H। तो संरचना कभी कभार पूछता है तो ऐसे बनाते हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में इसमें केवल भौतिक गुणों का, मतलब इसके गुण धर्म का अध्ययन है। इसके बनाने की विधियां नहीं दी गई हैं, प्रिपरेशन मेथड नहीं है। तो प्रिपरेशन मेथड इसमें नहीं है, तो केवल इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए एथेनॉल के भौतिक गुण। आप बुक से नोट कर लेना। एथेनॉल के वैसे भौतिक गुण क्या है फिजिकल, कि एथेनॉल साधारण ताप पर द्रव है, और एथेनॉल का गलनांक 156 डिग्री सेंटीग्रेड 156 केल्विन होता है, 156 केल्विन। और एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो 391 केल्विन होता है। ठीक, ऐसी एथेनॉल सभी प्रकार की शराबों का एक मुख्य अवयव होता है। पिछली बार में भी बता चुके, एथेनॉल से जितनी भी शराबें होती हैं, जितने भी मदरा होते हैं, जितने भी नशीले पेय पदार्थ होते हैं, उनमें सभी में एथिल अल्कोहल डल के आता है, एथिल अल्कोहल मिल के आता है। सभी प्रकार की दवाइयाँ भी एथिल अल्कोहल से बनती हैं ज़्यादातर। तो कहने का मतलब एथिल अल्कोहल सभी प्रकार की शराबों का मुख्य अवयव होता है, इसलिए प्रायः शॉर्टकट में एथिल अल्कोहल को एल्कोहल बोल देते हैं कि इसने एल्कोहल पी लिया, नशा कर लिया, तो एल्कोहल इसको कहा जाता है। समझ में आ गया? और एल्कोहल एक बहुत अच्छा विलायक है, हर एक पदार्थ को अपने में घोलने की क्षमता रखता है, इसीलिए एथिल अल्कोहल का उपयोग टिंचर आयोडीन है ना, और औषधियाँ हैं आदि में बनाने में इसका प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई? ये उसके भौतिक गुण थे, वो आप नोट कर लेना जो मैंने आपको बता दी। अब रासायनिक गुण जो होती है, रिएक्शन होती है, वो कठिन पड़ती है बच्चों को, इसलिए वो हमें करानी पड़ रही है जिससे कि आपको समझ में अच्छी आ जाए। तो डाल लीजिए एथेनॉल के या एथेनॉल की अभिक्रियाएं, एथेनॉल की अभिक्रियाओं को हम एथेनॉल के रासायनिक गुण भी बोल सकते हैं। मतलब एथेनॉल किन किन तत्वों के साथ या किन किन पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके कौन कौन से कंपाउंड बनाता है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में 2 अभिक्रियाएं दी गई, तो 2 ही लिखना केवल। पहली है सोडियम के साथ क्रिया, सोडियम फॉर Na, इसके साथ अभिक्रिया दी गई है। दूसरी दी गई है सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। इन दोनों के साथ अभिक्रिया दी गई किसकी? एथेनॉल की। तो एथेनॉल इन दोनों के साथ अभिक्रिया कैसे कर सकता है? तो देखो कराते हैं। सबसे पहले एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। ये रहा सोडियम, ठीक, सोडियम धातु के साथ। तो सोडियम क्या करता है छात्रों? सोडियम करता क्या है? सोडियम क्रिया करता है इस H से, प्रतिस्थापन क्रिया करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्रिया करता है। बताओ क्यों? क्योंकि सोडियम का स्थान, वो सक्रियता श्रेणी एक दिन बताई थी 2-3 क्लास पीछे, जो चैप्टर नंबर 3 में बताई थी हमने सक्रियता श्रेणी। उस सक्रियता श्रेणी में सोडियम का स्थान H से बहुत ऊंचा है, अर्थात सोडियम बहुत अधिक सक्रिय, बहुत अधिक ताकतवर है। इसलिए सोडियम क्या करेगा? सोडियम H को हटा देगा, और जैसे ही H को हटाएगा H बाहर निकल कर आ जाएगा और सोडियम उसके स्थान पर स्थान ग्रहण कर लेगा। समझ गए? इसको कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सोडियम का स्थान उच्च होने के कारण सोडियम H को हटा सकता है। अब आपको कि सर ये वाले H क्यों नहीं हटा पाएगा सोडियम? क्योंकि ये वाले सेट H को हटाना मुश्किल है,
कारण क्या है, क्योंकि इस C के पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से ये H जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सोडियम इन वाले H को आसानी से नहीं हटा पाता, O वाले H को आसानी से हटा सकता है, क्योंकि O और H के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, कमज़ोर बॉन्डिंग है, क्योंकि O अधिक सक्रिय है, वो अधिक लेने वाला है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो दूसरे से जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, और जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो H को जल्दी भगा देंगे, और ये जल्दी इलेक्ट्रॉन H से नहीं लेगा तो H को जल्दी दूर नहीं भगा पाएगा। ठीक, ये रिएक्शन इन्हीं के तरीके से होती हैं। तो बात समझ में आ गई। तो रिएक्शन कैसे होगी, तो CH3 जैसे का तैसा, CH2 जैसे का तैसा, और O आपका जैसे का तैसा, लेकिन H के स्थान पर आ जाएगा Na, समझ गए। और H कहाँ चला जाएगा, H को बाहर निकाल देंगे, H आपका अलग आ जाएगा, तो H को ऐसे लिख दिया जाएगा, बस हो गई रिएक्शन, है ना आसान। तो इसका नाम क्या, इसका नाम होता सोडियम एथॉक्साइड। एथॉक्साइड क्यों बोला गया, सोडियम जुड़ गया तो सोडियम का तो नाम आ गया। एथॉक्साइड क्यों हो गया, क्योंकि एथ है, 2C को एथ बोलते हैं, और ऑक्साइड इसमें O घुसा है, इसलिए नाम हो ऑक्साइड। तो O को ऑक्साइड कहा जाता है, जैसे हाइड्रोक्साइड, जैसे इसका नाम है, इस समय इसका नाम हाइड्रोक्साइड है, एथिल या एथिल हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, या फिर एथेनॉल बोल सकते हैं, या फिर एथिल एल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक, तो ये तो सोडियम एथॉक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। और H, और आपको पहले भी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, H को H नहीं लिखे H2 लिखा जाता है। जैसे ही H2 लिखेंगे वैसे 2 का गुणा आपने इसमें कर दिया तो 2 का गुणा आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 का यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 का यहाँ, बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, समझ गए, समझ में आया। तो 2 का गुणा आपने अगर यहाँ 2 का गुणा कर दिया आपने, 2 गुणा यहाँ ना करके यहाँ करना पड़ेगा, तो 2 गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 का यहाँ भी करना पड़ेगा, होगी बैलेंस। आप देखो क्रिया होगी, इसको नाम है एथिल एल्कोहल। अगर सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कहता है, सांद्र H2SO4 के साथ, तो इसकी अभिक्रिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होती है और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होती है। लेकिन 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब होती है तो डाई इथाइल ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है, जो आपकी NCERT बुक में नहीं है, तो मैं इसको नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 170 डिग्री सेंटीग्रेड करके एथिलीन बनाता है, एथिलीन मतलब एल्कीन बनाता है, क्या बनाता है, एल्कीन। एल्कीन का मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट कर देता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर असंतृप्त में बदल देता है, कौन, सांद्र H2SO4। तो ये अभिक्रिया आपकी NCERT बुक में दी गई है, तो मैं इस अभिक्रिया को कराने जा रहा हूँ। तो चलो कैसे करती है ये अभिक्रिया देखो। किसके साथ, सांद्र H2S, दूसरी हेडिंग आप डाल लीजिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो चलो करते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, तो करा दो। किसकी, एथेनॉल की। एथेनॉल का सूत्र अभी बताया, CH3CH2OH, यही होता है। इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं। इसके साथ क्रिया किसकी करा रहे हैं, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट शॉर्टकट में CONC ऊपर 0 लिखा जाता है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करा रहे, सांद्र H2SO4 के साथ, किसकी उपस्थिति में, 170 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड को 443 केल्विन बोल सकते हैं। तो 443 केल्विन पर क्रिया कराते हैं छात्रों, तो क्या होता है, तो ये उत्प्रेरक के रूप में पार्टिसिपेट करता है, उत्प्रेरक के रूप में क्रिया करता है, किसके साथ, इस H2SO4 के साथ। तो 2 स्टेपों में इसकी अभिक्रिया होती है। तो 2 स्टेपों में कैसे होती है, सांद्र H2SO4 जब इसके साथ क्रिया करता है तो कैसे निकलता है, ये H2SO4H और HSO4 में टूट जाता है, समझ लो, H प्लस HSO4 माइनस। फिर H प्लस क्या करता है, H प्लस हमेशा माइनस को लेता है, तो माइनस OH होता है, आप जानते हैं OH पर ऊपर एक माइनस होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो OH माइनस वाले को ये ले लेता है, H के साथ जुड़ जाकर H2 बना देता है, ठीक। और ये जैसे का तैसा, ये आपका जैसे का तैसा, CH3CH2 जैसे का तैसा, और इसके स्थान पर जब OH हट जाएगा, H हट जाएगा, ये OH और H हट जाएगा, तो इसके स्थान पर ये आकर घुस जाएगा, यहाँ आ जाएगा HSO4, समझ गए। लेकिन यहाँ नहीं लिखना, वहाँ लिखना है, HSO4 जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपको जैसे का तैसा लिख देना, यहाँ आपका OH बना रहने दीजिए, यहाँ आपका H बना रहने दीजिए, ठीक है, ये ट्रिक है, समझे। H2SO4 किस रूप में टूटेगा, H प्लस और HSO4 माइनस में, एक और तरीके से टूट सकता है। तो ये बन जाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट।
फिर बाद में इसकी दोबारा रिएक्शन होती है, इसी की आगे और रिएक्शन होती है, CH3 उधर वाले को लिखो CH2HSO4, दोबारा इसी के साथ क्रिया होती है। दोबारा जब इसकी क्रिया होती है किसके साथ, जब दोबारा इसके साथ क्रिया होती है किसके साथ, 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोबारा क्रिया होती है, तो क्या होता है, तो फिर होता ये है कि H2SO4 यहाँ माइनस है, ये अभी माइनस है, देखो H2SO पूरा माइनस, अब ये माइनस है तो इसको H प्लस चाहिए, तो प्लस कहाँ से लेगा, तो अपने इस पड़ोसी H को ना लेकर इस वाले H को ये ले लेता है, और क्या H और H मिलकर क्या बनाएगा, H2SO4 बना लेता है, मतलब जैसा था वैसा ही आ जाता है। और यहाँ से H निकल जाने पर CH2 रह जाते हैं, CH2 रह जाते हैं तो यहाँ बॉन्ड खाली हो जाता है, और आपका CH2 जैसे का तैसा यहाँ बॉन्ड खाली होगा। अब ये बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं डबल बॉन्ड ऐसे। तो इस तरह से एथिलीन का निर्माण होता है। ये एथिलीन बन गई, इसका नाम है एथिलीन या फिर एथीन। तो समझ गए, असंतृप्त हो चुकी है, तो ये संतृप्त था, संतृप्त को बदल दिया असंतृप्त में। किसने बदल दिया, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ने। किसकी, कितने ताप पर, 170 डिग्री सेंटीग्रेड था, 443 केल्विन ताप पर। ओके, समझ में आ गया होगा नहीं। अब इसको अगर दो रिएक्शन करने में आपको कठिनाई होती है तो इस रिएक्शन को हम एक तरीके से, एक रिएक्शन से डायरेक्ट एक रिएक्शन से करा दे रहे हैं। आप एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट एक ही रिएक्शन दी गई तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। कैसे, CH3 CH2OH प्लस किसकी उपस्थिति में होगी क्रिया, 443 केल्विन ताप पर, किसके साथ होगी, सांद्र H2SO4 के। तो सांद्र H2SO4 ऊपर लिखना पड़ेगा ऐसे, जैसे मैंने लिख दिया, ऐसे लिख दिया। फिर क्या होगा, सांद्र H2SO4 443 केल्विन ताप पर क्रिया अब क्रिया करेगा तो OH, ये वाला OH पानी निकालेगा, इसलिए सब क्रिया को निर्जलन अपक्रिया भी कहते हैं, निर्जलीकरण कर देगा, जल निकाल देगा। तो OH एक माइनस होता है, उसको H चाहिए, तो एक H अब यहाँ से पड़ोस से H तो ही निकलेगा, दूसरे से H से क्रिया करेगा, तो यहाँ से H ले लेगा और एक H लेकर H2O बना लेगा, पानी बाहर निकल जाएगा। समझ गए। अब आपको कठिन लग रहा होगा कि सर आपने OH यहाँ से निकाल दिया लेकिन ये वाला H क्यों नहीं निकला। चलो मैं ये भी बता रहा हूँ, देखो इसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, सही है। इसको विस्तार, अब H है, इसको भी हमने ऐसे कर दिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको भी मैंने संरचना बना दी, मतलब किसकी, एथिलीन की, ये वाली संरचना ले ली, ठीक, ये ले ली। अब देखो अभी आपके समझ में आ जाएगा क्या होता है जब किसी भी पदार्थ का निर्जलीकरण होता है, चाहे इसका हो चाहे किसी भी पदार्थ का निर्जलीकरण होगा, तो देखिए जल निकलेगा। जल कैसे निकलेगा, जल के लिए O निकलना चाहिए, तो जल के लिए O कहाँ होगा, तो O ये है। O के साथ अगर H चिपका हुआ है तो O अगर निकलेगा तो उसके साथ H जरूर निकलेगा, क्योंकि O अधिक ताकतवर है। अधिक ताकत के पास अगर कमज़ोर जुड़ा हुआ है तो कमज़ोर को लेकर भी उड़ जाएगा, तो OH निकलेगा। तो OH अगर छात्रों यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से बॉन्ड खाली हो गया, OH आपका बाहर आ गया, समझना। अब H आपका, ये वाला H, पड़ोस वाला H नहीं निकल सकता, पड़ोस वाला H नहीं निकल सकता, ये नियम होता है। एक C से एक ही बार कोई चीज़ निकलती, तो एक C से या तो ये वाला H निकल सकता है, या ये वाला H निकल सकता है, या ये पूरा निकल सकता है, या फिर OH निकल सकता है। तो एक बार, अर्थात एक बॉन्ड से एक ही बार C का एक बॉन्ड खाली होता है हमेशा। तो एक बॉन्ड आपका खाली हो गया इस वाले C का, तो इसलिए इस C से अब OH निकल चुका। अब चाहो H निकालना चाहो तो H नहीं निकलता है, तब दूसरे C से H निकल सकता है। अब दूसरे C से H, चाहिए वाला H निकाल दो, चाहिए वाला H निकाल दो, चाहिए कोई सा भी H आप निकाल सकते हो, ठीक। दूसरे C से निकलता है, तो दूसरे C से हमने H ये वाला निकाल दिया, मान लो ये वाला H निकल गया। H पर होता है छात्रों प्लस, तो H पर प्लस होता है तो ये प्लस और OH माइनस होता है, दोनों आपस जुड़कर क्या बनाएंगे, H2O, तो ये बन गया H2O। समझ गए। जब बना लेंगे तो छात्रों ये बॉन्ड खाली हो गया, इसका ये बॉन्ड खाली हो गया, ये इस C का ये बॉन्ड आपस में ऐसे बॉन्ड खाली हो गए। अब आपस में क्या होंगे, ये बॉन्ड खाली होंगे, अब इसके साथ कोई दूसरा जुड़ने वाला है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे इकट्ठे होंगे, ऐसे ऐसे होते 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 आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे, ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक। तो ये जोड़ दो, तो ये वाला बॉन्ड किधर की ओर झुकेगा, इधर की ओर झुकेगा, और ये वाला बॉन्ड किधर की ओर झुकेगा, इधर की ओर जुड़ेगा, और झुकते 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 डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसे इसका डबल बॉन्ड हो जाता है, तो डबल बॉन्ड में और लिखा जाता है CH2 और यहाँ आ जाएगा डबल रस्सी CH2, ठीक। अभी सिंगल रस्सी थी तो सिंगल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड में बदल गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको इकट्ठा लिखना हो तो C2H4 भी लिख सकते हैं, इसी का नाम है एथिलीन
इसी को हम एथीन भी पढ़ते हैं, एथिलीन या एथीन। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो सांद्र H2, अब इसकी परिभाषा, लेकिन भाषा आपको नहीं लिखनी है। वैसे भाषा अगर लिखने का शौक है तो आप लिख सकते हो। कैसे कि एथेनॉल, इसका नाम लिखेंगे एथेनॉल, भाषा बनाना सीखें, चलो इसको भी सिखाते हैं। एथेनॉल सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके एथिलीन बनाता है। एथिलीन गैस होती है, एथिलीन गैस बनाता है। बस अब फिर ये रिएक्शन लिख दो, हो गया। ठीक, तो भाषा, आप रिएक्शन से भाषा बनाना सीखो, भाषा से रिएक्शन नहीं बनाते। आप लोग उल्टा ना चलो, आप लोग क्या करते हो, पहले भाषा याद करते हो, रटते हो, उसके बाद रिएक्शन लिखते हो, तो तभी तो रिएक्शन नहीं सीख पाते हो। ये पहले आपको रिएक्शन सीखनी है, रिएक्शन के द्वारा भाषा बनानी होती है। तो रिएक्शन आपने सीखनी कैसे होगी, अब इसकी भाषा बना लोगे। ऊपर वाले की भाषा कैसे बनाएंगे, किसी की एथेनॉल को सोडियम धातु के साथ अभिकृत करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है। वो भी बनती है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, केवल सोडियम एथॉक्साइड, और लिखना चाहो तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, उड़ती है, मुक्त माने निकलती है। अब फिर रिएक्शन लिख दो, ये रही। तो भाषा बनाना भी बहुत आसान है, किसको कैसे बनाते हैं। चलो, अब रासायनिक गुण आपने सीखे। अब इसके एथेनॉल के उपयोग, एथेनॉल के उपयोग क्या है, तो एथेनॉल का उपयोग तो आप जानते हैं, मदिरा बनाने में, नशीले पेय पदार्थ बनाने में, औषधियाँ बनाने में, है ना। क्लोरोफॉर्म बनाई थी, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, बहुत सारी पदार्थ इसके द्वारा बनाते हैं। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं, एथेनोइक अम्ल। इसको देखो, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल को साधारण, ये तो IUPAC नाम मैंने लिख दिया, IUPAC नाम है ये, ठीक है बेटा। अब इसका साधारण नाम क्या है, व्यवहारिक नाम क्या है, इसका व्यवहारिक नाम है एसीटिक अम्ल। साधारण नाम एसीटिक अम्ल है, और व्यवहारिक नाम अगर व्यवहार में कहें तो व्यवहार में इसका नाम, व्यवहारिक नाम होता है छात्रों, व्यवहारिक जो नाम है वो इसका नाम है सिरका। इसे सिरका कहते हैं, शायद आप जानते हैं, सिरका, सिरका ऐसे लिखो, हाँ सिरका। सिरका को हम विनेगर नाम देते हैं, विनेगर कहा जाता है। सुना है विनेगर, सुना है, मार्केट में इसका उपयोग आते हैं, और इसका उपयोग अचार बनाने में, अचार में इसको डालते हैं सिरका को। बहुत से लोग छिड़का बोलते हैं, छिड़का वही है, तो सिरका इसको विनेगर बोलते हैं, ठीक। इसी को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ग्लेशियल तब बोलते हैं, ग्लेशियल भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ग्लेशियल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब ठंडा होता है बनने के बाद, जब इसको भट्टी में बनाते हैं तो बनने के बाद जब ठंडा होता है तो बर्फ़ के समान ये जम जाता है, ठोस, जमकर ठोस हो जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल नाम दिया गया, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक। सिरका। इसका अर्धसूत्र अगर कहें तो इसका अर्धसूत्र छात्रों क्या होगा, तो अर्धसूत्र होगा CH3COOH। अगर कहता संरचना सूत्र क्या होगा, तो संरचना सूत्र भी देखो, संरचना सूत्र होता है C, और CHO को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 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 लिख देते हैं CHO को, और C आपका H और H। तो ये होगी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र, ठीक है। अच्छा, अब इसके भी भौतिक गुण नोट कर लेना किताब से। भौतिक गुण परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं, पूछे जाते हैं तो आप ये पूछा जाएगा कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में, मतलब एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर बताइए भौतिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुण आप रटने वाले होते हो तो याद कर लेना। वैसे इसका ये भी एक साधारण ताप पर ये भी द्रव होता है। इसमें एक तीक्ष्ण गंध आती है, तीखी, इसमें स्मेल तीखी गंध आती है, ठीक है। और इसे अगर हाथ से रगड़ते हैं तो साबुन जैसा झाग बनाता है, ठीक। और इसका गलनांक छात्रों 290 केल्विन होता है, और इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। और ये रंगहीन द्रव है, कलरलेस द्रव है। तो भौतिक गुण आप पढ़ लेना। अच्छा, अब इसकी भी देखो अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे कर सकता है कौन, एथेनॉल। तो एथेनॉल जो NCERT बुक में रिएक्शन दी गई वो किन किन के साथ अभिक्रिया कर सकता है, वैसे तो बहुत दी गई हैं, लेकिन NCERT बुक में 10th की बुक में केवल 4 दी गई, तो 4 के अकॉर्डिंग करते हैं। पहला है आपका C2H5OH से क्रिया। C2H5OH से अभिक्रिया का नाम बोला गया है एस्टरीकरण अभिक्रिया। इसको एस्टरीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है।
एस्टरीकरण अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या है? दूसरी अभिक्रिया है NaOH के साथ क्रिया, NaOH से अभिक्रिया, NaOH KOH, इसके स्थान पर KOH भी हो सकता है, NaOH के साथ अभिक्रिया या फिर KOH के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम होता है छात्रों, इसे कहते हैं क्षारकों के साथ अभिक्रिया, क्योंकि क्षारकों से अभिक्रिया। कारण क्या है? क्योंकि NaOH एक तरह का क्षारक है। तीसरी अभिक्रिया आपकी है Na2CO3 के साथ अभिक्रिया, अर्थात कार्बोनेटों से अभिक्रिया। और चौथी है आपकी बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया, NaHCO3 से अभिक्रिया। यहाँ Na की जगह KHCO3 भी हो सकता है, K2CO3 भी हो सकता है। सोडियम और पोटेशियम से अभिक्रिया दी गई है। चलो इन चारों अभिक्रियाओं को भी सीख लेते हैं। C2H5OH से अभिक्रिया कैसे होती है? किसकी किसकी? एथेनॉल की, एथेनॉइक अम्ल की। तो एथेनॉइक अम्ल की करानी, तो एथेनॉइक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH प्लस किसकी क्रिया करानी है? C2H5OH से, C2H5OH से। हिंदी अभी बता देंगे, हिंदी कैसे रिएक्शन होगी, कैसे, ठीक कैसे होगा। देखो ये अम्ल है छात्रों, और ये OH है, एक तरह का क्षार है। अब जानते हो पिछली क्लास में भी आपको बता दिया, अगर अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो पसीना निकालेगा। अम्ल और क्षार आपस में लड़ते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, लवण, तो लवण निकलेगा, पसीना बाहर निकलेगा। पसीना फॉर जल, जल का अणु बाहर निकलता है। तो कैसे निकलेगा? तो कैसे निकलता? सुनो, यहाँ H और इसका OH, आपका क्या निकल जाएगा? H2O निकल गया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये भी है, तो H निकलेगा, OH निकल जाएगा, तो ये पूरा पदार्थ उसी के स्थान पर जुड़ जाएगा। तो ये जैसे का तैसा और ये जैसे के तैसा, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन H हट जाएगा, OH हट जाएगा। H जैसे ही हटेगा और C2H5 यहाँ घुस जाएगा, अर्थात जुड़ जाएगा C2H5। समझ गए? इसको एथिल नाम दिया जाता है, एथिल, और ये इसको बोलते हैं एसीटेट, तो नाम हुआ एथिल एसीटेट। इसको IUPAC में बोले तो एथिल एथेनोएट, इसका नाम एथिल एथेनोएट है, जो एक एस्टर है। कैसा है? ये एस्टर है, लवण की, जैसे लवण होते हैं उसी प्रकार एस्टर होते हैं। लवण कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक क्षार जब मिलते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, और जब अकार्बनिक अम्ल जब अकार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। और जब कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक क्षार, देखो कार्बनिक है, देखो इसमें भी C है, इसमें भी C, कार्बनिक अम्ल है ये, और ये कार्बनिक क्षार है, तो आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण का नाम एस्टर बोल देते हैं कार्बनिक में, और अकार्बनिक में उसको लवण बोलते हैं। बस इतना फर्क है, सही है। कार्बनिक के इलाका में उसको लवण को एस्टर बोला जाता है, और अकार्बनिक के इलाका में उसको लवण ही बोलते हैं। इतना ध्यान रखना, समझ गए? इसका एस्टर बन जाता है, इसलिए सब क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीफिकेशन। थ्योरी कैसे देखेंगे, सुनिए, सुनो। एथेनोइक अम्ल, ये एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करके एथिल एसीटेट नाम का एस्टर बनाता है, ठीक। तब इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। बस, और रिएक्शन लिख लो, कैसी रिएक्शन हो गई, मैंने ट्रिक बता दी, ऐसी रिएक्शन होती है। समझ गए बेटा? अम्ल का H निकलता है और क्षार का OH निकल गया, और HOH से आपका पानी निकल गया और आपका ये जुड़ गया। ऐसे ही ये वाली अभिक्रिया होगी NaOH के साथ। NaOH के साथ अभिक्रिया कैसे होगी छात्रों, इसको भी देखो। CH3COOH, ये तो एथेनॉइक अम्ल की क्रिया करानी, किसकी? NaOH के साथ। तो NaOH के साथ क्रिया इसकी कैसे होगी? देखो, सिस्टम वही है, सिस्टम वही सेम। क्या? OH इसमें भी, देखो OH इसमें भी, H इसमें भी, H इसमें भी, तो OH और H क्या निकल जाएगा? जल निकल गया, और NaH के स्थान पर Na जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3COO Na। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। H जब हट तो एसीटेट क्यों आता है? सुनो, इसका नाम एसिटिक अम्ल है। सुनो बेटा, समझो, सभी लोग समझो। इक, जब कोई भी इक हो, अगर एसिटिक इक में से कभी भी H हट जाता है तो उस दूसरे पदार्थ जो ऋणायन बचता है उसको एट कहा जाता है, तो इसलिए नाम एसीटेट। पिछली
वीडियो में हम कई बार उसको बता चुके हैं। जब किसी भी इक में से एच, जैसे आता है एसिटिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कोई भी इक अम्ल आता तो उसमें से एच हट जाता तो उसको एट पढ़ा जाता है। अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल में से एच हटा दें तो उसको सल्फेट पढ़ा जाएगा, सल्फेट, समझे। ऐसी नाइट्रिक अम्ल में से एच हटा दें तो एट पढ़ा जाएगा, नाइट्रेट। ऐसे ही एसिटिक अम्ल में से एच हटता है तो एसीटेट पढ़ा जाता है। और सोडियम जुड़ गया इसलिए नाम सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। रिएक्शन आप करना सीख गए। अगर कहता है Na2CO3 से क्रिया करानी तो इसको भी देखो, सिंपल है, CH3COOH अगर Na2CO3 से क्रिया करता है कार्बनिक। और आप जानते हो कार्बोनेट जितने भी होते हैं, कार्बोनेट जिसमें भी CO3 होता है वो CO2 देता ही देता है, पहले ही बता चुके। तो आपको आंखें मीच के CO3 से आपको CO2 पहले ही निकाल देना है। CO2 निकाल दो, बड़े आसानी से निकल गया। सॉरी, यहाँ मैंने तीर लगा दिया, तीर तो यहाँ लगा। CO2 निकल गया। अब CO2 निकल जाने के बाद एक O शेष रह जाता है, राइट है। जब एक O शेष रह जाएगा तो एक O किससे मिलेगा? H से। यही तो H निकलता, अभी देखो सब में H ही निकल रहा है तो H। अब आप कहोगे सर Na से इसके साथ Na क्यों नहीं जुड़ रहा? भैया सुनो यार, कितने बार समझाएं तुम, बिल्कुल बेवकूफ़ हो भैया। ये प्लस है और H भी प्लस, और प्लस प्लस कभी जुड़ते हैं? नहीं जुड़ते ना। Na हटा सकता है H को, H को जोड़ NaH नहीं बना सकता है, Na हटा सकता है H को, इसलिए Na इसको हटा देगा तो H यहाँ से निकल जाएगा। जब H निकल जाएगा तो उसके स्थान पर Na घुस जाएगा, Na आ जाएगा। देखो Na इसमें भी आया, Na इसमें भी आ गया, समझ गए। तो O माइनस होता है और O H से लेकर, O और H को लेकर फरार हो जाता है तो OH से मिलकर क्या बनाता है? H2O, जल बनाता है, सीधी बात है, जल बन गया। ठीक, बैलेंस करेंगे H2, H तो एक ही है, आपको दो तो दो, H दो कब आएंगे तो यहाँ दो गुना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं करते केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको दो का गुणा आगे करना होगा। तो H का दो का गुणा हो गया कि नहीं हुआ? अब तो दो हो गए H, तो दो H और एक हो मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। बस अब आपका यहाँ जैसे ही H हटेगा उसके स्थान पर कौन आ जाएगा? Na, तो हो जाएगा CH3COO और यहाँ आ जाएगा Na। एकदम क्लियर। और आपका दो आपका जैसे का तैसा, अर्थात दो Na हो गए। देखो दो का गुणा किया 2Na और इसमें 2Na था, बैलेंस भी हो गई। तो कार्बनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको बैलेंस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप बैलेंस होती चली जाती हैं। तो देखा आपने, अगर किसी भी धातु कार्बोनेट से क्रिया होगी, किसकी? एसिटिक अम्ल की, तो CO2 और जल और बाद में एसीटेट आयन जरूर बनाएगा, समझ गए। तो इसकी भाषा बनाना, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सोडियम एसीटेट बनाता है। और ये रिएक्शन लिख ली। ऐसे ही NaCO3 से क्रिया करानी हो तो इसके भी साथ क्रिया कर लो। मज़ा आ रहा है? देख तो रिएक्शन करने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, बड़ा तुम्हें, आपको आज रिएक्शन आपको बड़ी अच्छी लगने लगी होंगी, रिएक्शन बड़ी इजी लगने लगी होंगी कि हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो देखो इसके साथ क्रिया CH3COOH एसिटिक अम्ल अगर खाने के सोडे से क्रिया करता है, ये खाने का सोडा है, ये खाने का सोडा, ऊपर वाला धावन सोडा, ये धावन सोडा था, सोडियम कार्बोनेट, इसे सोडा S कहते हैं। और ये खाने का सोडा है, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, उसको बासिंग सोडा, इसको बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। तो या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कई नाम है। तो कैसे होगा? CO3 छात्रों इसमें भी मिल रहा है, CO3 से क्या बनेगा? CO2 बना देना है, CO2 बनेगा, एक O बचेगा, एक O बचेगा, O किसको लेगा? O किसको लेगा? लेकर फरार, H को लेकर फरार होगा। तो H और O मिलकर क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा? अब दूसरा H तो आपको अब दो का गुणा करना है, इसमें दो का गुणा नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक H ये है और मुझे लग रहा है ये भी H है, देखा है ना। तो इसका मतलब H भी बच रहा, O भी बच रहा, तो यहाँ HO बच रहा है। HCO3 में से CO2 निकल जाता है तो HO बचता है, तो HO और एक H, H2O बन जाता है ना, आसान। अब आपका ये निकल गया, ये H निकल गया, ये आपका ये पूरा निकल गया, आपके पास Na बचा, Na इसके स्थान पर आ जाएगा CH3COO Na। कितना आसान। इसका मतलब सेम, इसकी अभिक्रिया और इसकी अभिक्रिया सेम होती है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं छात्रों। क्या होते हैं? पूरक। नोट कर लो रिएक्शन, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब एक दूसरे के समान रिएक्शन करते हैं। आई होप रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी कि रिएक्शन कैसे करते हैं। अब भाषा बना लो कि एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। और रिएक्शन, ठीक, परीक्षा में ये भाषा लिखने को नहीं आती, केवल रिएक्शन लिखने को आती, तो रिएक्शन आप लिख दिया करना। ऐसे रिएक्शन केवल लिख देना, उसके नीचे नाम जरूर लिख देना। इसके नाम क्या है? एसीटिक अम्ल, नाम जरूर लिख दिया करो। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। इसका नाम, इसका मेन कंपाउंड नाम लिखो सोडियम एसीटेट। इनका नाम जानते हैं, इनका नाम जानते हैं, उनको जिनका जानते हैं उनको नहीं लिखा जाता। ये बस इतने में आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का आता है इतना जो मैंने आज बताया अभी। ठीक है, बात समझ में आई छात्रों? अब लास्ट टॉपिक बचा है आपका क्या? साबुन तथा अपमार्जक। अब इसके उपयोग बचे तो उपयोग आप इसके पढ़ लेना, नोट कर लेना किताब से। उपयोग तो रटने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़, उसको सीख लेना और उसके बाद ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए साबुन तथा अपमार्जक। साबुन को SOAP सोप कहते हैं, अपमार्जक को कहते हैं डिटर्जेंट, TRGENTS, डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट। साबुन तथा अपमार्जक। साबुन किसे कहते हैं छात्रों? उच्च बसीय कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। क्या बोलते हैं परिभाषा इसकी? क्या साबुन की? साबुन हेडिंग डाल लो। साबुन की परिभाषा क्या है? उच्च बसीय, कौन से? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, या केवल आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल दो। मोनो बोल दो तो ज़्यादा बेटर है, तो मोनो ना बोलो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल दो। तो उच्च बसीय कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। ठीक, ये साबुन की परिभाषा है। अब ये बनते कैसे? ये तेल या बसा, तेल ले लो या बसा ले लो, दोनों से बन सकती हैं। ये तेल या बसाओं की तनु NaOH या तनु KOH के साथ जल अपघटन, कौन सी? जल अपघटन अभिक्रिया से बनते हैं या अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? साबुनीकरण। ठीक है, साबुनीकरण कौन सी है? साबुन बनाने की अभिक्रिया साबुनीकरण होती है। देखो कैसे बनता है साबुन। उच्च बसीय अम्ल कार्बोक्सिलिक का ये होता है CH2O COC17H35 CHO, यहाँ CH है बेटा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी अगर CH2 कर दिया तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 नीचे 5, इसलिए CH ही होगा। 1 2 3 4 C17H35 CH2O COC17H35। ठीक है बेटा, ये मैंने क्या लिख दिया? इसका नाम है वनस्पति तेल। ये वनस्पति तेल का सूत्र होता है। वनस्पति तेल में आप क्या मिला दो? NaOH मिला दो। अगर NaOH मिला दोगे तो बनेगा कठोर साबुन, और अगर KOH मिला दोगे तो बनेगा मृदु साबुन। मृदु साबुन, ठीक, कठोर साबुन में। तो हमें NaOH कितने मिलाने पड़ेंगे? 1 2 3 लाने, तो NaOH आपको 3 मिलाने पड़ेंगे। NaOH 3 बार, अर्थात 3 को इकट्ठा करके आपको कैसे लिख देना है? 3 करके लिखना है, 3 NaOH। ओके, तो कैसे रिएक्शन होगी? सुनो, यहाँ से रिएक्शन होगी छात्रों, ये समझना बेटा? हाँ, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो, यहाँ से जब ब्रेक होगा, सुनो सभी लोग छात्रों, तो ये वाला H यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक, ये यहाँ ऐसी 3 बार होगा NaOH, इसका भी H यहाँ जुड़ जाएगा। ऐसी एक और होगा NaOH, इसका भी H यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH2O। O के साथ क्या आ जाएगा? केवल H, तो यहाँ OH।
ऐसे ही CHOH, यहाँ CHOH हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH2OH। इसको कहते हैं ग्लिसरीन, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉन जो ओठों में लगाते हैं, है ना, वही त्वचा पर भी इसका प्रयोग करते हैं, ग्लिसरॉल का, ग्लिसरीन का। प्लस और यहाँ पर जो ONA बचा है वो ONA यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर छात्रों H जुड़ जाएगा और इस C के पास जुड़ जाएगा ONA जुड़ेगा C के पास। तो सूत्र क्या बन जाएगा, C17H35C, C17H35C, O दो बार, O और लास्ट में Na, OONA। ये आपका बन के तैयार हो जाए। दिख रहा है, दिख रहा होगा बेटा, थोड़ा सा Na है, समझ लेना, Na लिखा हुआ है। तो C17H35COONA, तो C17H35COONA एक बार, C17H35COONA दो बार, C17H35COONA तीन बार, अर्थात 3 बनेंगे। इसी का नाम है सोडियम स्टीयरेट, स्टीयरेट। और सोडियम स्टीयरेट का ही नाम है कठोर साबुन। क्या नाम है छात्रों, कठोर साबुन। सोडियम स्टीयरेट को ही हम कठोर साबुन के नाम से जानते हैं, और इसको हम कहते हैं स्टीयरिन, स्टीयरिन। और स्टीयरिन को हम वनस्पति तेल बोल सकते हैं, लिख लेना यार, हम इतना जल्दी इसलिए लिखाते हैं थोड़ा सा बेटा, क्योंकि जो वीडियो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिस उससे डाटा जब आप पढ़ते हैं तो डाटा उससे थोड़ा ज़्यादा जाने का चांस रहता है, ज़्यादा डाटा हम चला जाता है, समझ गए। तो आपको ये रिएक्शन लिख लेनी है, समझ गए। साफ साफ आपको लिखेंगे तो साफ साफ ऐसे लिखेंगे, CH2OCO C17H35COONA, ये प्लस NaOH, और ये बन गया कठोर साबुन। तो साबुन का निर्माण हम ऐसे कर सकते हैं। अब साबुन से सफाई कैसे होती है कपड़ों की, वो जान लेते हैं। तो चलो हेडिंग डाल लेते हैं, साबुन की निर्मलन अभिक्रिया या साबुन की स्वच्छीकरण अभिक्रिया। यस, ठीक है, डालो हेडिंग, साबुन तथा अपमार्जक की, साबुन की निर्मलन अभिक्रिया। निर्मलन को स्वच्छीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। साबुन की स्वच्छीकरण अभिक्रिया मतलब साबुन के द्वारा कपड़े की सफाई कैसे होती है। तो छात्रों सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में कई बार आ चुका, 2020 में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये समझ लो, साबुन जो होता है बेटा वो 2 भागों से बना है। साबुन 2 भागों से बना होता है छात्रों। एक भाग होता है हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है। इसको हाइड्रोकार्बन पूंछ भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन भाग को हाइड्रोकार्बन पूंछ के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ये कैसा होता है, ये छात्रों अनआयनिक होता है, मतलब ये आयनिक नहीं होता, पानी में घुलेगा नहीं है, पानी के साथ क्रिया नहीं करता। इसलिए पानी के साथ क्रिया नहीं करता तो पानी का विरोधी है, जिसे कहते हैं जल विरोधी या द्रव विरोधी। अनआयनिक होता है या द्रव विरोधी है, अर्थात जल विरोधी। ये जल विरोधी होता है, लेकिन ये जल विरोधी होता है, लेकिन ये तेल रागी होता है। तेल रागी, तेल से ये प्यार करता, तेल को जल्दी चिपका लेता है, तेल के साथ चिपक जाता है ये, लेकिन जल के साथ नहीं चिपकता, ठीक, जल से राग नहीं रखता। और दूसरा आपका है कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। छात्रों कार्बोक्सिलिक समूह ये कैसा होता है, ये हाइड्रोकार्बन पूंछ को R से व्यक्त करते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह को COONA से व्यक्त करते हैं। ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ठीक, Na+ होता है और COO पर माइनस होता है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है वो आयनिक होता है, आयनिक होता है। और आयनिक होने के कारण ये जल कैसा होता है, जल रागी होता है, जल से प्रेम करता है, मतलब जल के साथ ये जुड़ जाता है। ये कार्बोक्सिलिक समूह जल के साथ प्यार करता है, लेकिन तेल से प्यार नहीं करता, अर्थात तेल विरागी होता है, लेकिन जल रागी होता है। समझे, इतनी बात समझ में आ गई। तो साबुन होता कैसे, देखने में कैसा होता, साबुन का सूत्र अभी बताया, C17H35COONA, यही तो होता है। अब इसको स्ट्रक्चर के रूप में कैसे बनाएंगे, तो देखो ये हाइड्रोकार्बन है, ये वाला हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है इसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन भाग। और यहाँ से यहाँ तक जो वाला भाग है, ये देखो, ये
इसको कहते हैं कार्बोक्जिलिक समूह। तो ये C17 ऐसे बनाते हैं, एक C यहाँ, एक C यहाँ, 2 C, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ तक 17 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 हो गए। यहाँ से आपका जुड़ जाता है COONA। तो देखा, इस तरह का साबुन हुआ करता है। तो यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं हाइड्रोकार्बन पूंछ अर्थात अनायनिक भाग, और ये होता है शीर्ष भाग जिसको कहते हैं कार्बोक्जिलिक समूह या शीर्ष भाग, ये होता आयनिक भाग। ठीक, लिखना चाहो नीचे लिख लेना, ऐसे इसके नीचे भी लिख लेना। ठीक, अब सुनो, जब साबुन को जल में घोलते हैं, अब इसको हम जल में घोल रहे हैं साबुन को, जब साबुन को जल में घोलते हैं तो ये साबुन क्या करता है, एक चक्रीय मिशेल बना लेता है। और चक्रीय जब मिशेल बनाता है तो ये हाइड्रोकार्बन जो पूंछ है, जैसे ये चक्र बना लेता है, समझो ऐसे चक्र बना लेता है साबुन का। और तो जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो चक्र के केंद्र की ओर होती है, चक्र के केंद्र की ओर, और ऊपर वाला भाग जो शीर्ष है वो चक्र के बाहर निकला रहता है। ऐसे ये हाइड्रोकार्बन पूंछ जो होती है वो अंदर रहती है केंद्र की ओर, ऐसे पूंछ अंदर होगी और ये बाहरा भाग जो है बाहर होता है। समझ गए बेटा, ऐसी पूंछ अंदर होती है, हाइड्रोकार्बन भाग बाहर होता है। दिखाई दे रहा है, पूंछ अंदर होगी, ऐसे बना लेना, और हाइड्रोकार्बन भाग अलग होगा, ऐसे। ये चक्रीय संरचना बनाता है, इसी को चक्रीय संरचना को मिशेल बोला जाता है। क्या बोलता है, मिशेल। तो छात्रों, साबुन मिशेल कैसे बनाता है, जब पानी में इसको घोला जाता है। तो इसके नीचे आप लिखेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया, साबुन 2 भागों से बना होता है, एक हाइड्रोकार्बन भाग जिसको ये कहते हैं, नंबर 2 कार्बोक्जिलिक समूह जिसको ये कहते हैं, और ये चित्र बना दिया। इसके नीचे लिखेंगे, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो वह एक चक्रीय मिशेल बनाता है। इस मिशेल में हाइड्रोकार्बन वाला भाग मिशेल के केंद्र की ओर और कार्बोक्जिलिक समूह बाहर की ओर निकला रहता है। बस इतनी बात होगी। अब हम सफाई कैसे करेंगे, अब इसकी सफाई, ये तो मिशेल बनना, अगर कहता है मिशेल बनना समझाइए तो मिशेल बनना यहाँ तक हो गया। ठीक, अब कहता है सफाई कैसे होती, सफाई भी जानो। तो सुनो, जब साबुन वाला पानी है, मतलब जो सर्फ वाला पाउडर, सर्फ जो घुला रहता है, वो उस पानी की बात कर रहे हैं। तो सर्फ युक्त पानी या साबुन युक्त पानी में जब चिकनाई युक्त कपड़ों को डाला जाता है तो चिकनाई जो होती है, चिकनाई जैसे कि तेल है ना या ग्रीस, वो चिकनाई इस मिशेल के अंदर बीचों बीच में फंस जाती है। ऐसे इस मिशेल के बीचों बीच में फंस जाती है। देखो मैं समझा रहा हूँ, ये मिशेल बना दिया, ये ग्रीस है, ये ग्रीस क्या करेगा, ये ग्रीस बीचों बीच में फंस जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रीस जो है, ये ग्रीस बीचों बीच में फंसती है, यहाँ नहीं फंसना। ये तो आपका मिशेल है, साबुन का मिशेल है, ये साबुन का मिशेल ग्रीस से क्रिया करके क्या करेगा, ग्रीस को अंदर फांस लेता है। क्यों फांस लेता है, क्योंकि ये जो कटीली पूंछ है, कटीली पूंछ इस ग्रीस के अंदर घुस जाती है। ग्रीस के अंदर ये कटीली पूंछ ही क्यों घुसी, ये वाला जो शीर्ष बाहर जो निकला है कांटों की तरह, ये क्यों नहीं घुसा, क्योंकि ये जल से क्रिया करता है, जल रागी होता है। ठीक है, और तेल विरागी होता है, तेल से क्रिया नहीं करता। तेल से तो क्रिया नहीं करेगा, तेल से पूंछ क्रिया करती है, क्योंकि तेल पूंछ के साथ राग करती है, प्रेम करती है, तो इसलिए तेल को चिपका लेगी। सही है, तो तेल, ये पूंछ इसके अंदर घुस जाती है, हाइड्रोकार्बन पूंछ इसके अंदर घुसती चली जाती है, और इस तरीके की नई प्रकार की संरचना बनाती है जो मैंने आपको सामने बना दी। ओके, इस प्रकार की संरचना बना दी। आप इसके स्थान पर COO ना लिखने, गोला लिख लो, ऐसे ही समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। गोला का मतलब है यहाँ कार और कार्बोक्जिलिक समूह लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो गोला ना लगाओ, ये ऐसे COO माइनस लिख सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहो वैसे, किताब के अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे बना। तो ये ग्रीस आपके अंदर फंस गई, इसका मतलब ये ग्रीस युक्त मिशेल है। ग्रीस ने उसको मिशेल लिया, अपने अंदर बैठा लिया, उसके केंद्र की ओर उसने खींच लिया। किसने खींच लिया, जो हाइड्रोकार्बन पूंछ ने। तो फिर क्या होता है, तो फिर उसके बाद जब जल होता है, पानी के अड़ होता है, तो दूसरा जो
सिरा है, कार्बोक्सिलिक समूह जो अनायनिक होता है, ये जल से प्यार करता है, तो ये जल से राग करता है, तो ये जल की ओर खींचता है, समझे। तो ये जल की ओर खींचेगा, ये भी 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 जल की ओर। जब ये जल की ओर खींचेंगे तो जैसे ही जल खींचेगा, तो जब जल की ओर खींचेगा तो जल से देखो, जल से चिपका है ये वाला कण, और इससे चिपका है ये ग्रीस। तो अगर ये कण खींचेगा तो उसके साथ ये ग्रीस भी तो खींचेगी, तो ग्रीस भी खींचेगी, चिकनाई भी खींचेगी। इसका मतलब जल के साथ जब जुड़ जाता है तो उसके जो मिसेल में फंसा हुआ जो ग्रीस है, मिसेल में फंसी हुई जो चिकनाई है, वो भी कपड़ों से अलग हो जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक, इसको भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे एक बार फिर समझ लो, वो तो समझा ही दिया। आगे लिखेंगे, जब साबुन युक्त पानी में चिकनाई वाले कपड़े डाले जाते हैं तो साबुन का मिसेल उस चिकनाई को अपने अंदर बीचों बीच में धारण कर लेता है, बीचों अपने केंद्र में खींच लेता है। ठीक, और जो जलरागी भाग जो कार्बोक्सिलिक भाग है, वो जल के साथ या जल की ओर खिंच जाता है। जल की ओर कैसा हो जाता है, जल के साथ जुड़कर जल की ओर खिंच जाता है, जिससे कपड़ा जो कपड़े के अंदर गंदगी लिपटी हुई है वो सतह से हट जाती है और जल के बहाव के साथ बह जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो ऐसे कपड़े का निर्मलन क्रिया होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी निर्मलन क्रिया। अब आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। फिर भी इसमें कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताना।